नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध सिंह कविया प्रिंस सिविल सर्विस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं वो है राज्यपाल गवर्नर पद। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, हमने यहाँ लिखा है राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। पिछले कुछ वीडियोज में जो हमने जिन मुद्दों पर चर्चा की वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज हम जिस राज्यपाल के पद से लेके या राजस्थान के जिन विषयों को हम आगे पढ़ेंगे उनका उद्देश्य यह है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है उन एग्जाम्स के अंदर राजस्थान की जीके से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनका वेटेज करीब करीब 40% होता है। 35 से 40% जो सवाल हैं, यानी कि 100 सवाल यदि किसी पेपर में आ रहे हैं, राजस्थान से संबंधित जो पेपर है, राजस्थान की नौकरियों से संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें जो पेपर बन रहा है उसमें 100 क्वेश्चंस में से करीब करीब 40 क्वेश्चन राजस्थान से संबंधित आते हैं। उसमें राजस्थान का जीके से संबंधित, राजस्थान की इकोनॉमी हो सकती है, राजस्थान की पॉलिटी है, राजस्थान की करंट अफेयर्स होते हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है। इन सब को मिला के करीब करीब 40% वेटेज राजस्थान को दिया जाता है। ठीक है, तो हम यूपीएससी और आरपीएससी दोनों को समान महत्व देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज जो हमने जिस मुद्दे के ऊपर चर्चा की वो राज्यपाल द गवर्नर पद है। इसको हम, वैसे तो इंडियन पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर राज्य के अंदर पढ़ाया जाता है। केंद्र में जब हम पढ़ते हैं, केंद्र के संविधान के बारे में पढ़ाया जाता है, हमारे देश के संविधान के बारे में, तो राज्यपाल का पद निश्चित रूप से पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारा इस पद को पढ़ने का उद्देश्य होगा राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम दोनों ही चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्चुअली और फैक्चुअली जो चीजें हैं वो आपकी क्लियर हो सके। ठीक है, तो जो भी राजस्थान गवर्नर पद पे कौन कौन रहा है, किसने गवर्नर पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया है, इत्यादि जो जानकारियां होती है वो अक्सर राजस्थान स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो हम गवर्नर पद पे जब पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्चुअली और फैक्चुअली दोनों चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य, और इसको कवर करने का जो हमारा तरीका होगा वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। ठीक है, हम जब कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो हम राजस्थान के गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जो भी राजस्थान के आरपीएससी या जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो एग्जाम्स हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम उठा के चलेंगे, उन क्वेश्चंस को हम समझते हुए चलेंगे और उसी से टॉपिक की ज्यादा से ज्यादा क्लैरिफिकेशन हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मेट जो रहेगा वो एमसीक्यू फॉर्मेट रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड हम पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए। 16 अप्रैल 2023 को प्रिंस कॉलेज सीकर की तरफ से एक ऑनलाइन टेस्ट आयोजित करवाया जा रहा है, जिसे स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट भी कहा जा सकता है। इस टेस्ट का उद्देश्य उन लोगों के लिए एक अवसर की तरह है जो नॉर्मल बीएससी और बीए के साथ, यानी कि 3 साल की जो डिग्री हम लेते हैं 12th के बाद, उस डिग्री के साथ साथ हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें, ताकि वो हमारे जो 3 साल हैं वो सिर्फ डिग्री लेने में ना चले जाए, उन 3 सालों का और ज्यादा सदुपयोग हो सके। ठीक है, तो उसी का उद्देश्य है कि बीए और बीएससी के साथ आईएएस और आरएस की तैयारी हम कर पाए। जो लोग इसमें इच्छुक हैं उनको एक अवसर की तरह ये टेस्ट आयोजित करवाया जा रहा है। 16 अप्रैल को टेस्ट होगा, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया है और डिग्री के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, ताकि जैसे वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करें वो एक फाइटिंग चांस दे पाए किसी भी एग्जाम के अंदर, तो इसके लिए उन लोगों को रजिस्टर करना है princcollegeseeker.com scholarshiptest.php पे। ठीक है, 16 अप्रैल को एग्जामिनेशन है, सो इस पे ऊपर आप निश्चित रूप से इस पर ध्यान दें। चलिए हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले सवाल लेते हैं और इसी के अराउंड हम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं कि राज्यपाल पद के बारे में। सबसे पहला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, दैट मीन्स आर्टिकल, यह उपबंध करता है, दैट मीन्स प्रोविजन, भारतीय संविधान का एक कौन सा प्रावधान है, कौन सा अनुच्छेद है जो यह कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो 4 ऑप्शंस हैं। पहला अनुच्छेद 154 आर्टिकल 154, अनुच्छेद 155 155, अनुच्छेद 153 153 और अनुच्छेद 164 164। तो दोस्तों स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य की जो कार्यपालिका है, उसका अनुच्छेद शुरू होते हैं 153 से 167 तक।
दैट इज स्टेट एग्जीक्यूटिव। राज्य कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से पद आते हैं? ठीक है, दो चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 153 से 167 तक, 167 तक किससे संबंधित प्रावधान है? स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य की कार्यपालिका संबंधित। अब राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? सबसे पहले हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। केंद्रीय कार्यपालिका, इसके अंदर कौन कौन से पद आते हैं? सबसे पहला पद आता है राष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। उसके बाद आता है आपके उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट। फिर आपके पास आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, मंत्री परिषद, COM। ठीक है, और फिर आपके आता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालिका के अंदर ये चार पद होते हैं। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर आपके आते हैं उपराष्ट्रपति, और फिर आपके मंत्रिपरिषद, और अंत में महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, इसी प्रकार जब हम राज्य कार्यपालिका की बात करेंगे तो राज्य कार्यपालिका में भी इसी प्रकार के कुछ पद आएंगे। राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख है, तो राज्य का प्रमुख कौन होगा कार्यपालिका का? राज्यपाल, गवर्नर। प्लस यहां केंद्र कार्यपालिका के अंदर उपराष्ट्रपति का पद होता है, लेकिन राज्य के अंदर उपराष्ट्रपति का या उपराज्यपाल का कोई पद नहीं होता। उपराज्यपाल का पद है भारत में, ठीक है, वो केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर है। दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल है, पुदुचेरी के अंदर उपराज्यपाल है, लेकिन एक राज्य के अंदर एक राज्यपाल और दूसरा उपराज्यपाल जैसा कोई पद नहीं होता। एक राज्य में केवल राज्यपाल होता है। तो हमारे यहां राज्य में उपराज्यपाल नहीं होगा। क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। और महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल। इन पदों पे कभी सेपरेटली चर्चा करेंगे हम। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, एडवोकेट जनरल क्या होता है, ब्रीफ में समझा दूं। भारत सरकार की तरफ से यदि कोई केस लड़ना हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या देश की किसी भी अदालत में, तो अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारी होती है भारत सरकार को कानूनी सलाह परामर्श देने के लिए। उसी प्रकार एडवोकेट जनरल राज्य में होता है। राज्य सरकार को केस लड़ना हो किसी कोर्ट के अंदर या राज्य सरकार को कानूनी सलाह देनी हो तो कौन देगा? एडवोकेट जनरल देता है। ओके, तो राज्य की कार्यपालिका तीन महत्वपूर्ण पदों से मिलकर बनती है, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। ठीक है, राज्यपाल से संबंधित जो प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। वापस सवाल पर लौटते हैं, ये क्लियर है आप लोगों को? केंद्रीय कार्यपालिका चार पदों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ठीक है, उसी प्रकार राज्य कार्यपालिका राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, इन तीन पदों से मिलकर राज्य की कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव का निर्माण होता है। वापस सवाल पर लौटते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आर्टिकल 153। अनुच्छेद 153 के अंदर यह क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, क्योंकि स्टेट एग्जीक्यूटिव की शुरुआत कहां से होती है? 153 से होती है। और यहीं पे इस चीज का मेंशन, जब आप राज्यपाल पद के बारे में बात कर रहे हो तो सबसे पहला आर्टिकल ये आता है, देयर शैल बी गवर्नर फॉर एवरी स्टेट और ईच स्टेट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं और गवर्नर के बारे में क्लैरिटी लेने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? ठीक है, सवाल देखिए, किस संविधान संशोधन में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अधिनियम में एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है? यानी कि नॉर्मली क्या लिखा होता, हमने जिस आर्टिकल में पढ़ा था, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है?
एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान कौन से संविधान संशोधन में किया गया था? दोस्तों, वैसे तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसके अंदर हर राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया था कि जितने भी हमारे राज्य हों उनमें हर राज्य के अंदर एक राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, राज्यपाल का पद किसी विकट परिस्थिति के अंदर असाधारण परिस्थिति में खाली हो जाता है। नया राज्यपाल नियुक्त हो, जब वो पद खाली हुआ है और नया राज्यपाल जब तक नियुक्त होगा उसके बीच में कई बार एक गैप आ जाता है। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि राज्यपाल का जो पद है वो किसी प्रकार से खाली ना रहे, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में 1956 में एक संशोधन हुआ था, 1956 में एक संशोधन किया गया था और उस संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। तो 2 राज्यों का या 2 से अधिक राज्यों का, यानी कि एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6, 2 जितने भी राज्य उनका राज्यपाल है, एक राज्य का तो रहेगा ही, वो एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है उसको। ठीक है, और उसी संबंध में एक और प्रावधान किया गया था कि अगर किसी व्यक्ति को एक या एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है, तो उसकी जो सैलरी होंगी, जो इमोल्यूमेंट्स वगैरह उनको मिलते हैं, जो सुविधाएं वगैरह मिलती है, जो उनको भारत सरकार की तरफ सुविधाएं वगैरह जो दी जाती हैं, उन सुविधाओं का बंटवारा कैसे होगा। तो उसके संबंध प्रावधान था कि यदि किसी व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा रहा है तो उनके बीच में, उन राज्यों के बीच में राज्यपाल की सैलरी वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अलोकेट कर दिया जाएगा कि आपका हिस्सा ये है राज्यपाल को देने का, इस राज्य का हिस्सा ये होगा, तो राज्यों के बीच में उसको अलोकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वापस सवाल पर लौटते हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया था? वो दो संविधान संशोधन दोस्तों चौथा संविधान संशोधन नहीं था, 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, 11वां नहीं था और 24वां भी नहीं था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन इसको जाना जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के तहत ही कई और सारे प्रावधान, जैसे कि देश के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग से जो सिफारिशें आई थी, उन सिफारिशों को लागू करने के लिए भी 7वें संविधान संशोधन 1956 का ही प्रयोग किया गया था। उसी अधिनियम को लागू करके पूरे देश का जो राज्य पुनर्गठन है वो किया गया था। और राजस्थान का एकीकरण भी उसी राज्य पुनर्गठन का एक हिस्सा था, जब 1956 में राजस्थान का एकीकरण करीब पूरा हुआ था। ठीक है, अब 7वां चरण जो राजस्थान के एकीकरण का था वो 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था, जब अजमेर को राजस्थान का हिस्सा बनाया गया था। तो ये हमारे 2 प्रश्न थे, किस अधिनियम के तहत बनाया गया था, किस अधिनियम के तहत 1, 2 या 2 से अधिक राज्यों संबंधी प्रावधान किए गए थे। अब राज्यपाल को नियुक्त करने संबंधी चीजों के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आगे देखते हैं कि राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई हैं। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं भारत के किस अनुच्छेद में दी गई हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल पद की योग्यताओं की चर्चा करता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशंस की चर्चा करता है। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि इस शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। नियुक्ति, कि राज्यपाल पद पर नियुक्ति की जा रही है, आखिर क्यों? हमारे जब संविधान निर्माता जब संविधान को बना रहे थे तो हमने संसदीय प्रणाली को अडॉप्ट किया था, और संसदीय प्रणाली के अंदर हमने एक पद लिया था राष्ट्रपति पद। और राष्ट्रपति का, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है देश में। ठीक है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, हम हमारे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, वो जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उस राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा उस चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। लेकिन अगर हम केंद्र के अंदर राष्ट्रपति को इतना महत्व दे रहे हैं कि उनका चुनाव करवाया जा रहा है, निर्वाचन करवाया जा रहा है, ठीक है, तो राज्य के अंदर भी तो वही भूमिका है। केंद्र के अंदर यदि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है तो राज्य के अंदर भी तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं। संसदीय प्रणाली का जो ढांचा हमने अपनाया है, जो पैटर्न हमने लिया है, उस पैटर्न के तहत जो 2 पद, राष्ट्रपति का पद नाम मात्र का है, उसके बाद प्रधानमंत्री है, उसी तरह राज्यपाल भी नाम मात्र का है और उसके बाद मुख्यमंत्री है। तो अगर राष्ट्रपति का पद निर्वाचित हो रहा है तो राज्यपाल का पद निर्वाचित क्यों नहीं हो? राज्यपाल में नियुक्ति क्यों की जाएगी? वाई द गवर्नर शुड बी अपॉइंटेड? गवर्नर को आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 155 कहता है कि किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा?
राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल को नियुक्त क्यों किया जा रहा है? राज्यपाल का जिस तरह से राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, राज्यपाल का क्यों नहीं हो रहा? चलिए डायरेक्ट इलेक्शन ना सही, जैसा राष्ट्रपति का इनडायरेक्टली होता है, राज्यपाल का भी डायरेक्टली करवा सकते थे। ठीक है, जैसा राष्ट्रपति पद का महत्व है वैसा ही राज्य के अंदर सीमित क्षेत्र में ही सही, लेकिन राज्यपाल का महत्व है। तो संविधान निर्माताओं ने इसके ऊपर निश्चित रूप से चर्चा की थी। When our constitution makers were discussing the provisions of the constitution, तो उन्होंने ये सोचा था कि यार अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है राज्यपाल का भी निर्वाचन किया जाना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर संविधान निर्माता बहुत ज्यादा सहमति नहीं थी संविधान निर्माताओं के बीच में। कुछ लोगों ने इस सुझाव को दिया था, लेकिन बहुत ज्यादा इसके ऊपर सहमति नहीं बन पाई थी। उसकी वजह क्या थी दोस्तों? उसकी वजह 3 निकल के सामने आई थी। सबसे पहली वजह 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो देश के 2 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान और भारत के रूप में। तो उस बंटवारे को देखते हुए, उस बंटवारे की स्थिति को देखते हुए, उस बंटवारे के जख्मों को देखते हुए, उस बंटवारे के पीछे जो वजह थी उसको देखते हुए संविधान निर्माताओं को एहसास हो गया कि अगर हमारे देश को एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना है हमारे देश की, तो निश्चित रूप से हमें केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। ठीक है, केंद्र सरकार कमजोर रही तो हम हमारी देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, और जिस प्रकार से आज पाकिस्तान बना है, हो सकता है देश में आने वाले समय के अंदर और भी देश का विभाजन हो जाए और नए टुकड़े हो जाए। और अगर इस समस्या को या इस घटना को होने से रोकना है तो हमें जरूरी है कि हम केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाएं। और इसीलिए राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, यहां पे एक चीज ध्यान रखने योग्य है दोस्तों कि जब हम कहते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो यहां पे राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को अपॉइंट नहीं करता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, मंत्रिपरिषद की। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होती है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उनकी लीडरशिप में जो मंत्रिपरिषद गठित होती है, उस मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति किसको अपॉइंट करेगा? राज्यपाल को अपॉइंट करेगा। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं करता है। ठीक है, वो किसकी मर्जी से किससे अपॉइंट करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेगा, बिकॉज प्रेसिडेंट एक मंत्रिपरिषद होती है टू एक्ट एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। तो पहली वजह यह थी केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाना था, केंद्र सरकार को शक्तिशाली रखना था। इसीलिए हमने जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर गवर्नर जो होता है डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, हमने उस प्रावधान को, उस ट्रेडिशन को नहीं चुना हमारे देश के लिए। ठीक है, अमेरिका में गवर्नर पद जो होता है डायरेक्टली इलेक्टेड होता है लोगों के द्वारा। हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया था, तो उस संसदीय प्रणाली के अनुरूप एक पद नाम मात्र का होना था और एक पद के पास वास्तविक शक्तियां होनी थी। अगर हम मुख्यमंत्री का पद जो जनता के द्वारा सीधा निर्वाचित है, ठीक है, उसी के सापेक्ष अगर हम राज्यपाल के पद को भी निर्वाचित कर देते, तो एक ही राज्य के अंदर क्या होते? 2 पावर सेंटर्स बन जाते, 2 शक्तियों के केंद्र बन जाते एक ही राज्य में, जो देश, उस राज्य के प्रशासन के लिए, उस राज्य की राजनीतिक स्थायित्व के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, एक राज्य के अंदर एक ही पावर सेंटर हो, जो कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद जो होती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, हम हमारे जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वो जो विधायक है उनको चुनते हैं, विधायक फिर बाद में इकट्ठे होकर एक नाम पेश करते हैं और उस व्यक्ति को राज्यपाल, मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है। ठीक, तो 2 पावर सेंटर्स को बनने से रोकने के लिए, एक ही राज्य के अंदर 2 शक्तियों के केंद्र को बनने से रोकने के लिए हमने क्या प्रावधान किया कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद होगी, वो तो जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, उसमें उससे बनेगी, लेकिन राज्यपाल कैसे बनेगा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, ताकि जब अगर कोई व्यक्ति जनता से शक्ति प्राप्त कर रहा है, ठीक है, अगर आप मान लीजिए राज्यपाल को निर्वाचित करते हैं जनता के द्वारा डायरेक्टली, ऐसी स्थिति के अंदर आप राज्यपाल के पद का महत्व क्या है? जैसा राष्ट्रपति पद का महत्व है केंद्र में, वैसे ही राज्यपाल पद का महत्व है, और राष्ट्रपति पद नाम मात्र का है, तो वैसे राज्यपाल का पद भी नाम मात्र का होना था। आप राज्य के अंदर राज्यपाल को डायरेक्टली इलेक्टेड करें और उसे कोई शक्तियां ना दें, वो तो लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत है उनके विरुद्ध चला जाता। होता है नहीं? जब अगर हम राज्यपाल के पद को डायरेक्टली इलेक्टेड करते और उसको कोई शक्तियां नहीं देते, उसको नाम मात्र का बना के बिठा देते, तो वो तो लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है ना, कि जनता के द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति जिसके पास कोई शक्तियां नहीं है। तो ऐसी स्थिति को रोकने के लिए हमने क्या किया? राज्यपाल के पद को डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट कर दिया, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन उसके अंदर नहीं रखा गया। और तीसरा रीजन जो राज्यपाल के पद को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करने का रखा गया, उसका वजह वो था कि यदि राज्यपाल डायरेक्टली इलेक्टेड होता या इलेक्शंस के अंदर उसको पार्टिसिपेट करने दिया जाता, तो उस स्थिति के अंदर जो एक पार्टी पॉलिटिक्स वाली जो चीज होती है, ठीक है, दलीय राजनीति वाली, ठीक है, दलों को तोड़ना, इस दल से उस दल में चले जाना,
ठीक है, और संवैधानिक प्रमुख, हमने राज्यपाल को एक संवैधानिक प्रमुख बनाया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। राज्य का संवैधानिक प्रमुख यदि कोई है तो वो राज्यपाल होता है। और राज्यपाल यदि दलीय राजनीति में उतर जाए, दलगत राजनीति के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आरोप प्रत्यारोपों का चीजें भी होती हैं, झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं, ठीक है, और पार्टी पॉलिटिक्स जैसे एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाना, भ्रष्टाचार जैसी चीजें भी कई चीज देखी जाती है हमारे आसपास जब हम राजनीति को ऑब्जर्व करते हैं। तो उस चीज के अंदर हमारे संवैधानिक प्रमुख का जो पद था उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती, ठीक है, उसकी जो रेस्पेक्ट, उसकी जो डिग्निटी उस पोस्ट की, वो कम हो जाती यदि गवर्नर पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता। क्योंकि एक गवर्नर से, एक राज्यपाल से ये अपेक्षा की जाती है वो न्यूट्रलिटी से बिहेव करेगा, वो तटस्थता दिखाएगा अपने प्रशासन में, अपनी जो शासन करेगा उसमें। लेकिन यदि आप डायरेक्ट इलेक्टेड कर रहे हो तो पार्टी पॉलिटिक्स करता, ऐसी स्थिति के अंदर उसके पद की गरिमा चली जाती और न्यूट्रलिटी खत्म हो जाती, तटस्थता खत्म हो जाती। तो ये उद्देश्य था राज्यपाल के पद को नियुक्त करने का। तो आई होप ये क्लियर है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए सबसे हमारा सवाल था योग्यताएं क्या चाहिए। तो आई होप कि नियुक्ति शब्द जो है अपॉइंटेड, इट इज नॉट इलेक्टेड। याद रखिएगा, राज्यपाल का पद इलेक्टेड नहीं है, ठीक है, इट इज ओनली अपॉइंटेड। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन कौन सी योग्यताएं भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, योग्यताओं की बात करते हैं तो राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं कौन कौन सी चाहिए? सबसे पहले उत्तर देखते हैं। अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 151, 157 और 161, इनमें से कौन से आर्टिकल में राज्यपाल संबंधी, जो राज्यपाल पद पे यदि किसी व्यक्ति को बैठना है तो जो योग्यता है उसको चाहिए, जो क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, वो कौन से अनुच्छेद में? तो राइट आंसर इज आर्टिकल 157। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद से संबंधित जो योग्यताएं हैं, अर्हताएं हैं, ठीक है, जो क्वालिफिकेशन है उनका, वो दर्ज है। क्या कहता है आर्टिकल 157? टू क्वालिफिकेशंस। आर्टिकल 157 157 दो क्वालिफिकेशंस की बात करता है। पहला, भारतीय नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड सेकंड, 35 years of age। एक 157 में केवल दो योग्यताओं की बात की गई। पहली योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा रहा है तो। सेकंड, 35 years of age होना चाहिए, 35 साल की उस व्यक्ति की आयु होनी चाहिए। इन दोनों योग्यताओं के आधार पर उस व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यह आर्टिकल 157 की बात है। इसके अलावा आर्टिकल 158 के अंदर दो कंडीशंस की, दो शर्तों की और बात की गई है, ठीक है। हम जब नियुक्ति की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम इस पूरे टॉपिक को, नियुक्ति के टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 157 में दो योग्यताएं दी गई हैं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु कितनी होनी चाहिए? 35 years ऑफ एज उसकी होनी चाहिए। उसके अलावा आर्टिकल 158 के अंदर जो प्रावधान है वो है दो शर्तों के, दो कंडीशंस और अटैच्ड है इसके साथ, यदि किसी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है तो। पहली कंडीशन, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। टेलिंग द पॉइंट। वो व्यक्ति, पहली कंडीशन 158 में क्या है? नियुक्त कर सकते हैं। योग्यताओं की जब बात करती है तो वो योग्यता मिनिमम चाहिए नियुक्त होने के लिए। यदि उसको उस पद पे बने रहना है तो ये कंडीशंस भी जरूरी है। संसद या राज्य का कोई भी विधानमंडल है, ठीक है, किसी भी राज्य की विधानसभा है, विधानसभा है या विधान परिषद है, इसलिए हमने जनरल टर्म ली विधानमंडल, ठीक है, उसका सदस्य वो नहीं होना चाहिए। यदि वो उसका सदस्य है तो उसको उस पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन। सेकंड, लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, के पद पे वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अब लाभ का पद क्या होता है, वो भारत सरकार ने कानून बनाया हुआ है। कई बार किसी पद को लाभ कानून बना के उस लाभ के पद की कैटेगरी से हटाया भी जा सकता है, ठीक है, वो भारत सरकार कानून बना देती है। कभी चर्चा करेंगे लाभ के पद पे। तो दो कंडीशंस एडिशनली अटैच्ड है, ठीक है। पहला, योग्यताओं के बारे में फिर चर्चा कर लेते हैं। दो योग्यताएं आर्टिकल 157 के अंदर मेंशन है।
भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उसके अलावा आर्टिकल 158 में क्या लिखा हुआ है? 2 एडिशनल कंडीशंस लिखी हुई हैं, शर्तें लिखी हुई हैं। पहली शर्त, संसद या राज्य विधानमंडल का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड, लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो उसको हटाया जा सकता है या उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से भी उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये 2 कंडीशंस है। इन 2 कंडीशंस के अलावा कुछ परंपराएं भी डेवलप हुई हैं। ठीक है, 2 विशेष परंपराएं भी एक समय, निश्चित समय में विकसित हुई हैं। हालांकि वो परंपराएं अक्सर फॉलो की जाए वो जरूरी नहीं होता, ना ही उन परंपराओं का संविधान में कोई जिक्र है। हम जो संविधान में हमारा जो जिसकी हम बात करेंगे वो आर्टिकल्स के थ्रू करेंगे। ये आर्टिकल 157, 158 के अंदर जो लिखी हुई बातें थी वो हमने डिस्कस की। उसके अलावा 2 परंपराओं की भी चर्चा करते हैं, 2 ट्रेडिशंस जो पिछले 70 सालों के अंदर, 75 सालों में डेवलप हुई है, विकसित हुई है। वो परंपराएं कौन सी हैं? पहली परंपरा, उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए? याद रखिएगा, परंपराओं की चर्चा भारतीय संविधान में नहीं है। परंपराएं विकसित होती है एक समय के साथ। पहली परंपरा, राज्य के बाहर का व्यक्ति। वो व्यक्ति क्या हो जिसको राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा रहा है, जिस राज्य में उसको नियुक्त किया जा रहा है बेहतर हो वो उस राज्य का ना हो। ठीक है, वो किसी और राज्य का हो। यानी कि यदि किसी राजस्थान में किसी व्यक्ति को नियुक्त करना है राज्यपाल के पद पे, तो परंपरा ये विकसित हुई है कि बेहतर यही होगा कि वो व्यक्ति राजस्थान का निवासी ना हो। वो कहाँ का हो, वो कहीं का भी हो, राजस्थान के बाहर, वो दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, कर्नाटका का हो, केरला का हो, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, किसी बाहर के राज्य के व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, ना कि उस राज्य के व्यक्ति को। इससे होगा क्या, उस राज्य की जो लोकल पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, जो स्थानीय राजनीति होती है, उस लोकल पॉलिटिक्स से वो व्यक्ति अछूता रहेगा, दूर रहेगा। क्योंकि यदि वो अपने ही राज्य के अंदर उसको राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाएगा तो कई बार वो लोकल पॉलिटिक्स राज्य की जो होती है, लोकल पार्टीज जो होती है, लोकल नेता जो होते हैं, उनसे फिर उनका एक निश्चित एक इतिहास होता है। इस इतिहास के तहत कई बार मित्रता बढ़ जाती है, कटुता आ जाती है, कुछ भी कह दीजिए आप, तो उसका फिर जो असर होता है वो राज्यपाल के कर्तव्यों में नजर आ सकता है। ठीक है, वो बायस हो सकता है, न्यूट्रलिटी होती है वो चली जा सकती है उसकी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो प्रावधान किया गया था, जो परंपराएं विकसित हुई हैं वो यही कि राज्य के बाहर का व्यक्ति हो। दूसरा, दूसरी परंपरा जो विकसित हुई है वो परंपरा है राज्य के सीएम से परामर्श। जिस राज्य में उस व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, उस राज्य के चीफ मिनिस्टर से भी परामर्श किया जाए। ठीक है, सीएम से भी एडवाइस ली जाए, उससे भी कंसल्ट किया जाए कि आखिर हम इस व्यक्ति को नियुक्त करने जा रहे हैं, आपका क्या विचार है। क्योंकि अल्टीमेटली राज्य का जो प्रशासन होता है वो मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों के बीच में संबंधों से भी बहुत प्रभावित होता है। यदि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में कटुता है संबंधों में, ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर ना सही, राजनीतिक स्तर पर ही सही, यदि राज्यपाल जिस केंद्र सरकार नियुक्त किया और जिस पार्टी का मान लीजिए कभी कार्यकर्ता रहा हो, जिसकी सरकार है केंद्र में, उसको नियुक्त किया जाता है, राज्य के अंदर किसी और पार्टी का मुख्यमंत्री है, तो कई बार कटुता आ जाती है। जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार देखने को मिलती है। रिसेंट के एग्जाम्पल्स हम देखें तो पश्चिम बंगाल में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और अभी हमारे जो वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके बीच में कई बार राजनीतिक टकराव देखने को मिलता था। केरला के अंदर भी इसी तरह गवर्नर और जो आपके मुख्यमंत्री हैं उनके बीच में टकराव देखने को मिला है। हमारे वहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी सरकार के बीच में टकराव देखने को मिला है। ठीक है, उसी तरह तमिलनाडु में भी जो गवर्नर है RN रवि और वहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, उनके बीच में भी टकराव देखने को मिला है। तो जो परंपरा विकसित हुई है वो ये कि जिस राज्य में व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है राज्यपाल के रूप में, उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श लिया जाए। ठीक है, ताकि दोनों के बीच में संबंधों में एक स्मूथनेस रहे। ठीक है, और लेकिन ये दोनों परंपराएं हमेशा पूरी हो ही, उन परंपराओं का पालन किया ही जाए, आवश्यक नहीं है। ठीक है, परंपराएं, हो सकता है कई बार राजनीतिक जो दल होते हैं, जो केंद्र सरकार होती है, वो अपनी सुविधा के हिसाब से परंपराओं को तोड़ मोड़ भी देते हैं, परंपराओं का पालन नहीं भी होता है। ठीक है, तो ये परंपराएं मात्र है, संविधान में प्रावधान नहीं है। आप परंपराओं को तोड़ते हो तो इसके कोई संविधान, उसको संविधान का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, संविधान का उल्लंघन उन्हीं को कहा जाएगा अगर संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है, और मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट ऐसा डिसाइड करती है।
तो ये राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित हमने चर्चा की कि नियुक्त होने के लिए योग्यताएं कौन कौन सी चाहिए। आर्टिकल 157 में 2 योग्यताएं थी, उसके बाद 2 एडिशनल कंडीशंस थी और 2 परंपराएं जो विकसित हुई थी उसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट सवाल, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब कॉन्सेप्चुअली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, फैक्चुअल तो ही, कॉन्सेप्चुअली जो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसे सवाल अक्सर यूपीएससी में पूछे जाते हैं और आरपीएससी के अंदर भी इन सवालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां इनमें निहित होती है। ये देखना है कि सबसे पहले आप जब भी प्रश्न को पढ़ें इस तरह के, तो हमेशा उस लाइन को 2 बार पढ़ा कीजिए कि पूछ क्या है, राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अक्सर सही नहीं है हम पढ़ लेते हैं, या सही नहीं है लिखा हो और हम सिर्फ सही है पढ़ लेते हैं, तो उसकी वजह से जो हम पूरी जो एक्सरसाइज होती है हमारी आगे की, वो गलत डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, इसलिए सवाल को पढ़ते वक्त आप 2 बार ध्यान दें उस सवाल के ऊपर कि उस सवाल के अंदर पूछा क्या जा रहा है। जो कथन दिए गए हैं वो कथन सही है ये पूछा जा रहा है, या कथन कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर की निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा है, कौन से कथन सही है। सबसे पहला, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां इसमें निहित होती है। राज्यपाल के संबंध में पूछा जा रहा है कि राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। निश्चित रूप से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ये आर्टिकल अंडर आर्टिकल 154, आर्टिकल 154 इस बात की बात करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। राज्य की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर राज्यपाल के अंदर निहित होगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही याद रखिए, कार्यपालिक शक्ति निश्चित रूप से गवर्नर के अंदर निहित होती है, लेकिन गवर्नर उस कार्यपालिका शक्ति का मनमाने तरीके से उपयोग नहीं कर सकता। कुछ स्वविवेक की शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियां उसके पास होती हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, लेकिन अधिकांश जो उसके कर्तव्य होते हैं, जो उसकी शक्तियां हैं, वो उसको किसकी सलाह से काम उपयोग में लेनी पड़ती है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो आर्टिकल 163 के अंदर एड एंड एडवाइस, गवर्नर को सलाह देने के लिए, ठीक है, उसकी मदद करने के लिए कौन होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मंत्रिपरिषद। ठीक है, और वो राज्यपाल को सलाह देती है। तो निश्चित रूप से राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राज्यपाल में निहित है। 154 के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक है, कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। ठीक है, लेकिन 163 में क्या लिखा हुआ है, वो इन शक्तियों का उपयोग कैसे करेगा, जो भी शक्तियां राज्यपाल की है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से उनका उपयोग करेगा। बट स्टिल ऑफिशियली 154 में क्या लिखा हुआ है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राज्यपाल। तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, ये स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, सेकंड, इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ऑब्वियसली हमने योग्यताओं में देख लिया, 2 योग्यता थी आर्टिकल 157 के अंदर, राज्यपाल की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। नेक्स्ट, यह अपने पद पर राष्ट्रपति की सहमति से ही बने रहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। राष्ट्रपति, जब हमने देख लिया, जब नियुक्ति की बात हुई तो राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 155 155 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो राज्यपाल को नियुक्त करता है। अब राज्यपाल को नियुक्त तो करता है वो राष्ट्रपति, लेकिन वो राज्यपाल जो है किसके, जब तक अपने पद पे बना रहेगा वो राष्ट्रपति की सहमति से ही बना रहता है। उसके लिए एक शब्द प्रयोग है संविधान के अंदर, एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 156 156 में इस बात का जिक्र है कि राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक राष्ट्रपति की सहमति हो, राष्ट्रपति की मर्जी हो। और इसी को हिंदी में, इंग्लिश में कहा गया एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, या हिंदी में आप बात करें तो प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति खुश है, जब तक राष्ट्रपति की मर्जी है, क्योंकि नियुक्त राष्ट्रपति ने किया तो राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन यहां पे जब हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति किसकी सलाह से हटाएगा, केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो आर्टिकल 156 के तहत लिखा हुआ है कि एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति की सहमति से ही वो अपने पद पे बना रहता है। इससे संबंध में यह है कि क्या राष्ट्रपति की पद पे बना तो रहता है, लेकिन क्या राष्ट्रपति उसको हटाएगा कितने टाइम पे, कार्यकाल क्या होता है गवर्नर का, इससे संबंधित प्रावधान भी नॉर्मली हमारे संविधान के अंदर 156 में लिखा हुआ है, 5 years।
ठीक है। राष्ट्रपति जब राज्यपाल को नियुक्त करता है तो नॉर्मल टेन्योर, सामान्य कार्यकाल जो गवर्नर का होगा वो क्या होगा, 5 साल होगा। ठीक है। यदि राष्ट्रपति उसको समय से पहले नहीं हटाता है, समय से पहले राष्ट्रपति उसको हटा सकता है क्योंकि वो राष्ट्रपति की सहमति से पद पे है। राष्ट्रपति जब चाहे उसको पद पर हटा सकता है, यानी केंद्र सरकार जब चाहे उसको पद से हटा सकती है। लेकिन यदि केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती और ना ही राज्यपाल त्यागपत्र देता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर नॉर्मल जो कार्यकाल होगा, सामान्य कार्यकाल, वो क्या होगा, 5 वर्ष का होगा। ठीक है। 5 वर्ष के बाद नया उसकी जगह राज्यपाल नियुक्त होगा, तब तक वो अपने पद पर रहेगा। और राष्ट्रपति चाहे तो उसको 5 वर्ष के बाद उसका समाप्त भी कर सकता है राज्यपाल कार्यकाल, उसको किसी दूसरे राज्य में भी ट्रांसफर कर सकता है, या उसको बिल्कुल कह सकता है कि नहीं, आपका कार्यकाल समाप्त हो गया, अब आप रिटायर हो जाइए। ठीक है। या उसी राज्य का उसको वापस 5 साल का टेन्योर दे सकता है, वापस एक बार नियुक्त कर सकता है उसी राज्य के अंदर। तो 5 साल के हिसाब से चीजों काउंट होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो 5 साल पूरे करे। ठीक है। राज्यपाल को 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है, और कौन हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है। तो 5 साल का कार्यकाल सामान्य है, लेकिन 5 साल से पहले भी राज्यपाल को हटाया जा सकता है। इस संबंध के अंदर अक्सर ये देखा गया है कि नॉर्मली जब भी केंद्र सरकार बदलती है, ठीक, केंद्र में जिस पार्टी की सरकार थी, लोकसभा जो चुनाव होते हैं उसके बाद नई पार्टी की सरकार आ जाती है, तो पूरे देश के अंदर ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है कि जो भी पुरानी सरकार के द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर्स होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उन सबको रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है। नए गवर्नर्स नियुक्त किए जाते हैं उनकी जगह, बिना किसी कारण से कई बार हटा दिया जाता है। क्यों गवर्नर को उसके पद से हटाया जाएगा, इसके बाद कारण भी संविधान के अंदर इंपॉर्टेंट, संविधान के अंदर मेंशन नहीं है। उसी संबंधित हमारा जो आर्टिकल है, नेक्स्ट जो 4th जो स्टेटमेंट है वो है, पहला ये चीज, ये अपने पद पर राष्ट्रपति की सहमति से बने रहते हैं, निश्चित रूप से राष्ट्रपति की सहमति से बने रहते हैं। आर्टिकल 156 में इसका जिक्र है। इनकी बर्खास्तगी कारण संविधान में उल्लिखित है। क्या राज्यपाल को हटाए जाने, पद से हटाए जाने, यानी कि 5 साल का कार्यकाल पूरा हो उससे पहले उसको पद से हटाए जाने संबंधित कोई प्रावधान है संविधान के अंदर? जी नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने के संबंध में कोई भी प्रावधान संविधान के अंदर नहीं है। कोई भी जो कारण है बताए जाना आवश्यक नहीं है। ठीक है। कोई भी कारण मेंशन नहीं कि इस ग्राउंड के ऊपर, इस आधार पर राज्यपाल को हटाया जा सकता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की सहमति से, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद पर रहेगा। इसका मतलब राष्ट्रपति उसको जब चाहे हटा सकता है। इस चीज की, इस लैक्यूना की, इस लूप होल की कई बार आलोचना भी होती है। ठीक है। उसकी वजह हमने देखी कि कई बार जब केंद्र में पार्टी बदल जाती है, मान लीजिए 2019 में इलेक्शन हुआ, नरेंद्र मोदी जी सरकार बनी नेतृत्व में, 2024 में इलेक्शन होता है, तो मान लीजिए कोई नई पार्टी सरकार बन जाती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है मान लीजिए, ठीक है, या आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर ये ट्रेंड देखा गया है कि जैसी नई सरकार बनी, जो पुराने जितने गवर्नर थे नरेंद्र मोदी जी ने अपॉइंट किए हुए, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो वो अपने गवर्नर नियुक्त करेगी, कांग्रेस की बनी तो वो अपने गवर्नर्स नियुक्त करेगी। तो इससे क्या होता है, गवर्नर का जो 5 साल का टेन्योर होता है बड़ा ही अनस्टेबल सा हो जाता है, अस्थायी सा हो जाता है। ठीक है। कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं रह पाता, कार्यकाल की सुरक्षा नहीं मिल पाती गवर्नर को, राज्यपाल को। तो इस संबंध में एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ। ठीक है। बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 2010 में। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली थी कि गवर्नर को राष्ट्रपति नियुक्त जरूर करता है, लेकिन राष्ट्रपति गवर्नर को मनमाने आधार पर नहीं हटा सकता। ठीक है। कि आपने आज नियुक्त किया, 5 दिन बाद गवर्नर को हटा दिया। ठीक है। इस सरकार ने नियुक्त किया, अगली सरकार आई तो उस सरकार ने बदल दिया, तो गवर्नर को हटाया जरूर जा सकता है। संविधान में प्रावधान नहीं है उसको किस कारण पर हटाया जाए, लेकिन मनमाने आधार पर भी नहीं हटाया जा सकता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऐसा, उस आदेश की कितनी पालना होती है कितनी नहीं होती, वो निश्चित रूप से एक विवाद का प्रश्न है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने बीपी सिंघल जजमेंट में कहा था कि गवर्नर को निश्चित रूप से आप मनमाने आधार पर नहीं हटा सकते, खास तौर से तो उस आधार पर तो कतई नहीं हटा सकते कि साहब इसकी नियुक्ति किसी और पार्टी ने की थी और अब हमारी पार्टी आ गई तो हम हमारे गवर्नर से नियुक्त करेंगे पुराने गवर्नर्स को हटा के। ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2010 के जजमेंट में। तो सवाल पे लौटते हैं, राज्यपाल के संबंध में कौन से कथन सही है? कार्यपाल की शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होती है, आर्टिकल 154। इसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, आर्टिकल 157। अपने पद पर राष्ट्रपति की सहमति से ही बने रहते हैं, आर्टिकल 156।
और ये इसकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लिखित नहीं है। ठीक है, तो निश्चित रूप से संविधान के अंदर किस आधारों पर राज्यपाल को हटाया जा सकता है वो उल्लेखित नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो नीचे दिए हुए कूट के आधार पर सही उत्तर को चुनिए। कौन से सही है स्टेटमेंट? 1, 2 एंड 3। तो विच ऑप्शन इज 1, 2, 3? 1, 2 एंड 3। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? ठीक है, हु कैरीज आउट द ड्यूटी इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नर। अगर राज्यपाल का जो पद है किसी विकट परिस्थिति के अंदर, किसी असाधारण परिस्थिति में खाली हो गया है, तो उस असाधारण परिस्थिति के अंदर राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? कौन उनकी ड्यूटी उसको निभाएगा? ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इस संबंध में जो प्रावधान है वो है हमारे संविधान के आर्टिकल 160 के अंदर, 160। ठीक है, इसके तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है। ठीक है, प्रेसिडेंट हैज बीन एम्पावर्ड कि यदि असाधारण परिस्थिति, मान लीजिए राज्यपाल की अचानक मृत्यु हो जाती है, ठीक है, भगवान ना करे, लेकिन अगर अचानक मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है अनुच्छेद 160 के तहत कि वो ऐसा प्रोविजंस कर सकता है, वो तय करेगा राष्ट्रपति की उस खाली जगह को टेम्परेली, बिल्कुल आपके अस्थायी तौर पे जो कार्रवाई है, जो राज्यपाल की शक्तियां हैं, उसकी जिम्मेदारियां, उनको कौन निर्वहन करेगा अस्थायी रूप। ठीक है, और इन शक्तियों का प्रयोग करते राष्ट्रपति ने जो तय किया है वो है राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, असाधारण परिस्थिति के अंदर राज्यपाल की डेथ होना या कुछ भी होना, इस परिस्थिति में यदि पद खाली हो जाता है तो उस स्थिति के अंदर उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, राजस्थान के केस में राजस्थान का जो हाईकोर्ट है, उसके जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश हैं, वो राज्यपाल की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मूल क्वेश्चन है। अभी हम राज्यपाल के पद को और आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में जानकारियां जो बन सकती है, जो निकल के आ सकती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि राजस्थान से राज्यपालों से संबंधित कौन कौन से सवाल आए हैं और उन फैक्चुअल क्वेश्चंस को, उन फैक्चुअल डिटेल्स को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। किस राज्यपाल के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है या किस राज्यपाल ने अपने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया है, किसकी मृत्यु हुई है, इत्यादि जानकारियां। ठीक है, ये अक्सर राजस्थान जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, स्पेशली आरएस, उसके अंदर डायरेक्टली पूछी जाती है। ठीक है, हर एग्जाम्स के अंदर कोई ना कोई सवाल इससे जुड़ा हुआ आ ही आता है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे।